हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स लवर। स्टूडेंट्स, हम आपको सीबीएसई बोर्ड 2025 के फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन करा रहे थे और ये हमारा सेट नंबर था 1 और पेपर कोड है 55/7/1। स्टूडेंट, अब हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 to 50 आराइजेशन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। Two statements are given. One leveled assertion and the other leveled region R. Select the correct answer from the codes A, B, C, D are given as below. Option A, both assertion and region are true and region R is the correct explanation of the assertion A. B, both assertion A and region R are true but region R is not the correct explanation of the assertion A. C, assertion A is true but region R is false. Option D, both assertion and the region are false. क्वेश्चन नंबर 13 हम आपको इसको रीड कर रहे हैं, पढ़ेंगे। पहले assertion पढ़ेंगे, उसके बाद इसका रीजन देखेंगे और देखेंगे कि हमारा assertion और रीजन एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। assertion A, a charged particle is moving with velocity v in xy plane. एक चार्ज पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में v वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है, जो कि एक्स वाई प्लेन में v वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल मेक कर रहा है। ठीक, इफ a uniform magnetic field v is applied in the region along the y axis, अगर इस रीजन में हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो रहा हो जिसकी डायरेक्शन y एक्सिस की ओर हो, ठीक है, द पार्टिकल विल मूव इन हेलिकल पाथ। तो पार्टिकल क्या होता है, हेलिकल पाथ में मूव करता चला जाता है। हेलिकल का मतलब होता है कर्व शेप, ठीक, विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये इसकी जो एक्सिस होती है पैरेलल होती है किसकी, एक्स एक्सिस की। तो हमें पता है बच्चों स्टूडेंट्स कि जब हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली डायरेक्शन से मूव करता है तो इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है, वेलोसिटी अपने दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसका जो बल्कि दो पार्ट में डिसॉल्व हो जाता है, और फर्स्ट होता है bx, सेकंड होता है by। हमें पता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसलिए vx पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जो पार्टिकल होता है वो लीनियर पाथ x एक्सिस पर तो चलता ही चलता है। बट ये जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट by है, ये by की वजह से इसका पाथ कैसा हो जाता है, पाथ आगे की ओर बढ़ने लगता है। अब इस पर दो पाथ काम कर रहे हैं, मतलब कि दो टाइप के हमारे रिजोल्यूशन काम कर रहे हैं, एक तो bx और एक by। bx की वजह से आगे बढ़ता है, by की वजह से कहाँ जाता है, ऊपर। इसी वजह से इसका जो पाथ हो जाता है वो कैसे हो जाता है, कर्व शेप का हो जाता है, अर्थात कैसे हो जाता है, हेलिकल पाथ हो जाता है। इसका मतलब bx की वजह से आगे मूव करेगा, by की वजह से ऊपर क्यों मूव करेगा, इसी वजह से इस पर जो फोर्स एक्सर्ट होता है, इस फोर्स के एक्सर्ट होने की वजह से ही क्या होता है, ये क्या कर देता है, कर्व शेप का या हेलिकल पाथ पर मूव करने लगता है। अब रीजन R क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वो कह रहा है इस पर जो फोर्स एक्टिंग कर रहा है वो इस चार्ज पार्टिकल के मूविंग डायरेक्शन की ओर है। बट हमें पता है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता हुआ मूविंग करता है तो इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो इस चार्ज पार्टिकल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर b की डायरेक्शन और f की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। इसका मतलब जो रीजन R है वो कैसा है, इनकरेक्ट है। रीजन कैसा है, इनकरेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन सी कह रहा था assertion A is true, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है बट रीजन जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन A is true but region R is false. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14 क्वेश्चन पर देखिए। अब इसका 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे
adjacent है, a ray of light is incident normally on the face of a prism. The emitted ray will graze along the opposite face of the prism when the critical angle at glass air interface is equal to the angle of the prism. देखिए, ये हमारे पास एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर जब कोई रे नॉर्मली मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये इस फर्स्ट पेज पर गिरती है, तो फर्स्ट पेज पर गिरते ही ये बिना अपने पाथ से डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। अब जब ये सेकंड फेज पर पड़ती है, तो जब ये सेकंड फेज पे ये इसका नॉर्मल सेकंड फेज का, जब ये सेकंड फेज पर पड़ती है तो ये क्या होती है, इसी सरफेस से ग्रेजिंग करते हुए बाहर को निकल जाती है, मतलब इस सरफेस से होते हुए। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये हो जाएगा हमारा क्रिटिकल एंगल, और ये क्रिटिकल एंगल इस प्रिज्म एंगल के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे A इक्वल टू होगा C। हमने भी यही कहा था, मतलब जो एडजसेंट था वो भी यही कह रहा है कि यहाँ पे ग्रेज अलॉन्ग द ऑपोजिट फेस ऑफ द प्रिज्म, द क्रिटिकल एंगल C एट ग्लास एयर इंटरफेस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द प्रिज्म। मतलब यहाँ पे A इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब क्या था, स्टैंडर्ड हमारा सही है। अब रीजन देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो ये जो रीजन है वो तो गलत है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a prism is depend upon the medium of prism। मतलब कि यहाँ पे मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब कि वेवलेंथ पे निर्भर करता है, डिपेंडिंग करता है। इसका मतलब यहाँ पे जो रीजन है वो तो गलत है, मतलब लेकिन इसका जो एडजसेंट है वो सही है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट होगा, एडजसेंट ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 15 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। एडजसेंट गिवन है, a EM waves do not require a medium for their propagation। तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा ही है, EM waves की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा ही है कि EM waves के लिए कोई मेटल मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपेगेशन के लिए। EM waves विदाउट मीडियम भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, ये वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कर सकता है, ये एयर में भी प्रोपेगेट कर सकता है। तो EM wave के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कर सकती है। तो EM wave do not require a medium for their propagation is right, मतलब adjacent A is right। अब रीजन देखते हैं। रीजन EM waves are transverse waves। EM waves कैसी है, हमारी ट्रांसवर्स वेव्स है। तो हमें पता है कि EM waves कैसी होती है हमारी, तो EM waves हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। EM waves क्या होती है हमारी, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन होती है, मतलब कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है टाइप दिखाती है, देखिए इस टाइप से, ये है प्रोपेगेशन डायरेक्शन। हमने क्या दिया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव, ठीक। और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस और ये z एक्सिस, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और नीचे है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से। ये ऊपर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे वाइब्रेशन मोड है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वो वेव की प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। और हमें पता है कि ट्रांसवर्स वेव्स आर बोथ वेव्स इन विच द मीडियम ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज वाइब्रेट along the
परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, बल्कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, जो मीडियम का जो वाइब्रेशन के डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसलिए ये कैसी वेव्स हो गई हमारी ट्रांसवर्सल हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वाइब्रेशंस है उनकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर। इसका मतलब ए और आर सही है, एडजेसेंट ए एंड आर इज राइट, दोनों ही सही है, लेकिन इस ट्रांसवर्स वेव्स का और ईएमएफ के प्रोपगेशन का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन बी इज राइट होगा। बोथ एडजेसेंट एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडजेसेंट बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 16%. The minimum negative potential applied to the anode in a photoelectric experiment at which photoelectric current becomes 0 is called what voltage। बिल्कुल सही है कि मतलब कि यहाँ पे एनोड के रेस्पेक्ट में कैथोड को दिया गया वो नेगेटिव वोल्टेज, इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, कट ऑफ वोल्टेज कहलाता है, मतलब कि V0 कहलाता है, ये बात सही है। और रीजन क्या कह रहा है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन below which emission of the photoelectron does not take place। ये बात भी सही है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है। और दूसरी बात हमें पता है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी E0 होता है, और काइनेटिक एनर्जी E0 इक्वल टू होता है हाफ एम पी स्क्वायर, और जितनी हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज पर इंसिडेंट करेंगे, इस सरफेस पे जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करेंगे उतनी ही इसकी क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो V0 है वो डिपेंड नहीं कर रहा है किस पर, B पर, और B डिपेंडिंग कर रहा है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो B कम हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी तो B हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब ये डिपेंडिंग कर रहा है इस पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। इसका मतलब एडजेसेंट A और रीजन R बोथ आर ट्रू, ठीक, एंड रीजन R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडजेसेंट A। इसका मतलब ऑप्शन A इज राइट।